अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1। ये एक्सरसाइज सेट से रिलेटेड है। हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम थ्योरी जो कि किताब के अंदर इस एक्सरसाइज से पहले लिखी हुई है, जो कि सेट से रिलेटेड है, उसको इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो हम इस थ्योरी को सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद सेट की डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, सेट की टाइप्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। तो हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देखते हैं। हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। हमारे पास ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड भी हो और उसके जो मेंबर्स हों वो डिस्टिंक्ट भी हों, वो सेट कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। हमारे पास जो सेट ए है इसके अंदर 5 मेंबर्स हैं और जो सेट बी है इसके अंदर भी 5 मेंबर्स हैं। अब हम ये दोनों जो वर्ड्स डेफिनेशन के अंदर लिखे हुए हैं इनको क्लियर कर लेते हैं कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। सबसे पहले देखते हैं वेल डिफाइंड। अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं तो मैं भी यही कहूँगा, किसी और को हम ये सेट दिखाएं तो वो भी यही कहेगा कि ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स ही हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये इसके बाद जब हम डिफरेंट सेट्स देखेंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये जिसको भी हम सेट दिखाएं वो यही कहेगा कि ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये वाली जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, यानी कि हर के लिए, हर इंसान के लिए इसकी जो डेफिनेशन है वो सेम है। उसके बाद ये जो हमारे पास दूसरी कलेक्शन लिखी हुई है इसके अंदर देखें 5 अंग्रेजी ज़बान के अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। ये 5 कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? ये 5 इंग्लिश लैंग्वेज के वाउल्स हैं। तो अगर मैं भी इसको देखूं तो मैं भी यही कहूँगा कि ये 5 इंग्लिश लैंग्वेज के वाउल्स हैं। कोई और भी देखे तो वो भी यही कहेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो हर किसी के लिए सेम है, तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर इन दोनों कलेक्शंस की बजाय हम एक और ऐसी कलेक्शन लिखना चाहें कि कलेक्शन ऑफ 5 इंटरेस्टिंग बुक्स, तो मेरे लिए कुछ और इंटरेस्टिंग बुक्स होंगी, किसी और के लिए वो 5 बुक्स इंटरेस्टिंग नहीं होगी। तो इसलिए इंटरेस्टिंग बुक्स की जो कलेक्शन होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। तो इस तरह की जो हमारे पास कलेक्शंस होती हैं, जैसे कि 5 अच्छी किताबों की कलेक्शन या फिर 5 अच्छे खानों की कलेक्शन, हो सकते हैं खाने मुझे अच्छे लगते हो, किसी और को अच्छे ना लगते हो। तो इस तरह की जो कलेक्शंस होती हैं जिनमें वैसे ही एक बात कर दी जाती है कि अच्छी किताबों का सेट, बुरी किताबों का सेट, ये सेट तो होता ही नहीं है, कलेक्शन होती है। तो इस तरह की जो कलेक्शंस होती हैं ये वेल डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के लिए इसकी डेफिनेशंस सेम नहीं होती। तो इस तरह की जो कलेक्शंस होती हैं ये वेल डिफाइंड भी होती हैं और हर किसी के लिए इसकी डेफिनेशन सेम होती है। उसके बाद देखें, ये तो वेल डिफाइंड का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट किस तरह से नहीं होने चाहिए? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरे पास 1 है इसको मैं अगर 2 बार लिख दूं तो फिर ये ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो आई लिखा हुआ है इसको अगर मैं इस कलेक्शन के अंदर 2 बार लिख दूं तो फिर ये जो हमारे पास इसके मेंबर्स हैं डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि एक मेंबर एक ही बार आए और वो एक दूसरे से अलग-अलग हों, उनको हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये जो आपके पास मेंबर्स हैं क्लास बी के, ये डिस्टिंक्ट भी हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा, और उसके बाद ये वेल डिफाइंड भी हैं। तो इसलिए जो कलेक्शन है हमारे पास, कलेक्शन बी, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि इसके मेंबर्स वेल डिफाइंड है और ये डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इसलिए कलेक्शन बी एक सेट कहलाती है। उसके बाद हमारे पास जो कलेक्शन ए है ये भी सेट है, क्योंकि इसके मेंबर्स डिस्टिंक्ट भी हैं, अलग-अलग भी हैं, और उसके बाद ये वेल डिफाइंड भी है। तो इसीलिए जो सेट ए है या जो कलेक्शन ए है ये एक सेट बन गई है। अब इसके मुकाबले में मैं एक और कलेक्शन लिखता हूँ तो वो कलेक्शन अब सेट नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कलेक्शन लिखते हैं 1, 1, 2, 3। अब ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो 1 है ये रिपीट हो रहा है, इसके मेंबर्स डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए सेट नहीं बनती कलेक्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है नोटेशन। हमने अब ये देखनी है कि सेट को हमने किस तरह से डिनोट करना है। जो सेट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं और जो उनके अंदर मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। हमारे पास जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल ABC, इस तरह से इनको हम डिनोट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं इन्हें मेंबर्स कहते हैं या फिर सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद जो सेट के मेंबर्स होते हैं या फिर जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास सेट की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई।
उसकी एग्जांपल्स भी क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने का क्या मतलब है। ये दोनों जो है वो कंडीशंस हैं सेट के लिए, उस कलेक्शन के लिए कि वो सेट बन पाए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना हुई तो जो भी कलेक्शन हमने ली हुई होगी वो सेट नहीं बनेगी। तो उसके बाद एग्जांपल्स होगी और उसके बाद हमारे पास नोटेशन भी क्लियर हो रहा है कि हमने सेट को किस तरह से डिनोट करना है। सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स के साथ। तो हमारे पास यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया टॉपिक। उसके बाद हम नेक्स्ट ये चीज़ देखते हैं कि हमने सेट को कितने तरीकों से डिस्क्राइब करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमने सेट को कितने तरीकों से डिस्क्राइब करना है या फिर कितने तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम एक सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। Here are 3 ways of describing a set। अगर हमने एक सेट को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं। हम तीनों तरीकों से एक सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हमने इससे पहले सेट के एग्जांपल्स के अंदर वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की एग्जांपल देखी थी कि वो क्या होते हैं। अब उसी एग्जांपल को हमने 3 तरीकों से यहाँ पे डिस्क्राइब करना है और ये देखना है कि ये तीनों मेथड्स क्या हैं। तो हमारे पास जो पहली फॉर्म है उसे हम कहते हैं द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब जैसे कि इसके नाम से जाहिर है यानी कि इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन होगी, इसमें कुछ बयान किया गया होगा सेट के बारे में। ए सेट इज डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। एक सेट को हम यहाँ पे वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पे देखें हमने सेट को सिर्फ वर्ड्स के अंदर बयान कर दिया है कि ऐसा सेट है जिसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वाउल्स हैं। तो वर्ड्स के अंदर अगर बयान कर दें तो इसी से क्लियर हो जाता है कि इस सेट के मेंबर्स क्या होंगे। उसके बाद इसी सेट को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे इन द टेबुलर फॉर्म। ए सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाई लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। हम एक सेट के एलिमेंट्स को अगर या फिर उसके मेंबर्स को अगर करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो वो सेट जो है वो कहलाता है कि ये अब टेबुलर फॉर्म के अंदर है। देखिए हमारे पास सेट वही है, यहाँ भी यही सेट था द सेट ऑफ ऑल वाउल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके बाद यहाँ भी हमारे पास वही सेट है जिसके अंदर हमारे पास वाउल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। देखें सेट सेम है लेकिन सिर्फ उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है। अब ये जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म है इसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। दिस इज रोस्टर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म का ही दूसरा नेम है। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेथड है सेट बिल्डर मेथड। दिस इज डन बाय यूजिंग ए सिंगल सिंबल और लेटर फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट। यहाँ पे हम सेट के तमाम मेंबर्स के लिए एक सिंगल सिंबल या फिर एक ही लेटर यूज करते हैं। एंड द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मेंबर्स इज स्टेटेड, और उसके बाद उन तमाम मेंबर्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसको हम बयान कर देते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उन तमाम एलिमेंट्स के अंदर मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पे कौन सी इनकी कॉमन प्रॉपर्टी थी? ये तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाउल्स थे। अब इसी सेट को हम लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड के अंदर ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब ये जो लाइन है इसका मतलब है सच दैट एक्स इज ए वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे 5 मेंबर्स, उनको हमने एक सिंगल लेटर एक्स से डिनोट किया और उसके बाद उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी थी वो हमने आगे लिख दी, एक्स सच दैट एक्स इज ए वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब ये जो हमारे पास तीनों फॉर्म्स थी इनको हमने एक्सरसाइज के अंदर इन डिटेल डिस्कस करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेंबरशिप ऑफ ए सेट। यहाँ पे हमने ये देखना है कि किसी भी एलिमेंट को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि वो किसी भी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। हमने अब इससे पहले जो सेट डिस्कस किया है उसको हम लिख लेते हैं। सेट हमने डिस्कस किया है सेट ए, इसके अंदर वाउल्स थे ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे जो ई है ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ई बिलोंग्स टू द सेट ए। ये जो हमारे पास सिंबल है ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि ये मेंबर सेट ए में बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सी है वो इस सेट में नहीं है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, सी डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। अब ये जो हमारे पास सिंबल है ये है इस चीज़ को डिनोट करने के लिए कि ये मेंबर सेट ए में बिलोंग करता है। अगर इसी सिंबल के ऊपर हम ये लाइन लगा दें तो इसका फिर ये मतलब होगा कि ये जो मेंबर है हमारे पास ये सेट ए में नहीं है। तो क्लियरली सी तो सेट ए में नहीं है लेकिन जो ई है वो सेट ए में बिलोंग करता है। ये मेंबरशिप थी कि किस तरह से हमने डिनोट करना है कि कोई भी मेंबर किस तरह से सेट ए में बिलोंग करता है या किसी भी सेट में बिलोंग करता है। तो ये जो हमारे पास सिंबल है ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि जो मेंबर है वो सेट ए में बिलोंग करता है। लेकिन इसका जो अपोजिट सिंबल है वो ये है, ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि वो जो मेंबर है वो सेट ए में बिलोंग नहीं करता है, किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता। तो किसी भी सेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए हम इस सिंबल को और इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास सेट की मेंबरशिप थी। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देखने हैं क्योंकि जब भी हम सेट्स को डिस्कस करते हैं तो ये जो सेट्स होते हैं हमारे पास ये अक्सर उन डिस्कशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे हमारी एक्सरसाइज होगी 3.1, उस एक्सरसाइज के अंदर भी ये वाले जो सेट्स हैं ये इन्वॉल्व होंगे। तो उन सेट्स को भी हम देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो पहला सेट है इसे हम एन से डिनोट करते हैं
और इसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि आगे ये नंबर्स खत्म ही नहीं होते, आगे ये चलते जाते हैं। अब ये जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे लिए देखना काफ़ी ज़रूरी है। आप यहाँ पे ये देखेंगे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये एक तो 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि इसके अंदर जीरो मौजूद नहीं है। याद रखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो नहीं होती, ये सेट 1 से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब हम अपनी डेली लाइफ के अंदर चीज़ों को काउंट करते हैं तो हम जीरो से काउंट करना स्टार्ट नहीं करते, हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 से। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ये 1 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद इसके अंदर जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं वो मौजूद नहीं है, सिर्फ इसके अंदर होल नंबर्स हैं। और ये 1 से आगे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इसमें जीरो नहीं है, और इसके अंदर जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं वो भी नहीं है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब ये तो था हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव होते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स इसमें नहीं होते। अगर इसी नेचुरल नंबर्स के सेट में हम जीरो को शामिल कर दें तो वो फिर सेट बन जाता है होल नंबर्स का सेट। यहाँ पे हमारे पास जो होल नंबर्स का सेट है उसे हम W से डिनोट करते हैं, और सेट यही नेचुरल नंबर्स का होता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ हम जीरो का इजाफा कर देते हैं। 1 2 3 4 और साथ जीरो भी शामिल हो जाती है, और बाकी जितने भी इसके मेंबर्स हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वाले ही होते हैं, सिर्फ इसमें जीरो का इजाफा होता है। तो जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ये फिर होल नंबर्स का सेट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे तो हमारे पास जीरो था और सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दें तो फिर उसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो Z है हमारे पास, उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो ये होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये जो हमारे पास सेट है इसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। इसके अंदर देखिए जो होल नंबर्स का सेट है वो भी सारा कंटेन कर रहा है, यानी कि इसके अंदर मौजूद है। किस तरह से मौजूद है, 0 भी इसमें है, 1 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है और इसमें 4 भी है। और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो भी सारे का सारा इस सेट ऑफ इंटीजर्स में कंटेन कर रहा है। 1 इसमें मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है और 4 भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव हमारे पास नंबर्स हैं, -1, -2, -3, ये यहाँ पे इजाफी हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये जो पहले दोनों सेट्स हैं ये इसके अंदर कंटेन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसे हम रियल लाइन के ऊपर भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे ये किताब के अंदर तो रियल लाइन के ऊपर डिनोट नहीं किया हुआ। अब ये जो हमारे पास सेट है इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं समझता हूँ कि इसको रियल लाइन के ऊपर भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रियल लाइन है, यहाँ पे हमारे पास है 0। अब देखें जो हमारे पास +-1 है ये असल में इसके दो मेंबर्स को डिनोट कर रहा है। पहला मेंबर है हमारे पास +1 यहाँ पे होगा, और दूसरा मेंबर है हमारे पास -1 जो कि साइड के ऊपर होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास एक यहाँ पे मेंबर लिखा हुआ है इसके अंदर असल में दो मेंबर्स हैं, +1 और -1। उसके बाद जो +-2 है इसका मतलब ये है कि +2 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है अगर हम रियल लाइन के ऊपर देखें तो इधर से स्टार्ट होता है ये -∞ से, यानी कि जो सबसे छोटा इसका नेगेटिव नंबर है वो -∞ तक जाएगा, क्योंकि आगे हमारे पास हैं 3 डॉट्स। इसका मतलब इसके जो मेंबर्स हैं ये ख़त्म नहीं होते। किस तरह से ख़त्म नहीं होते, नेगेटिव साइड के ऊपर भी ख़त्म नहीं होते और जो पॉजिटिव साइड है उधर भी ख़त्म नहीं होते। तो इसका जो सबसे बड़ा नंबर है वो +∞ तक जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको हम रियल लाइन के ऊपर इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये था हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। और उसके बाद हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसके अंदर मजीद 2 सेट्स भी होते हैं जो कि कंटेन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये दोनों सेट्स इस सेट ऑफ इंटीजर्स में कंटेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 और सेट्स होते हैं, एक होता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स और दूसरा होता है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो जो हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है उसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम O से डिनोट करते हैं। इसके अंदर होते हैं हमारे पास 1, बल्कि +-1, +-3, +-5, +-7 अप टू सो ऑन। ये है ये हमारे पास सारे ऑड इंटीजर्स। और उसके बाद हमारे पास सेट होता है इवन इंटीजर्स का। इवन इंटीजर्स का जो सेट है इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 0 जो 0 है ये भी इवन इंटीजर्स में है, +-2, +-4, +-6 और उसके बाद होता है हमारे पास +-8 अप टू सो ऑन। जो ऑड इंटीजर्स का सेट है इसके अंदर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको 2 वाला टेबल जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि 2 से उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है इसके अंदर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 सेट्स हो गए हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स, इंटीजर्स
ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, वो भी हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। दिस इज अवर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इस प्राइम नंबर्स के सेट में भी इंटीजर्स ही होते हैं। ये इंटीजर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव साइड के ऊपर जाते हैं, लेकिन ये ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनको या तो हम 1 के साथ डिवाइड करवा सकते हैं या फिर उसी इंटीजर के साथ डिवाइड करवा सकते हैं, कोई और टेबल इनके ऊपर नहीं जाता। तो हमारे पास पहला जो प्राइम नंबर है ये 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, और उसके बाद जो 9 है ये प्राइम नहीं है क्योंकि 9 को हम 3 से डिवाइड करवा सकते हैं, तो 9 प्राइम नहीं है। उसके बाद हमारे पास 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है और 19 प्राइम है। इसी तरह से इस तरह के नंबर्स आगे कंटिन्यू रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम या तो 1 से डिवाइड करवा सकते हैं या फिर हम इसी नंबर से ही उसको डिवाइड करवा सकते हैं, इसके ऊपर कोई और टेबल नहीं जाता। तो इस तरह के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं इन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 सेट्स हो गए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स और प्राइम नंबर्स। अब देखिए हमारे पास ये जो 5 सेट्स हैं इनमें से 4 ऐसे सेट हैं जो कि एक 5वें सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं। किस तरह से? ये जो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये सारे इंटीजर्स हैं क्योंकि ये इसमें कंटेन कर रहे हैं, पहले से इसमें मौजूद हैं। ये जो ऑड और इवन इंटीजर्स हैं ये भी इसमें मौजूद हैं। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और होल नंबर्स का सेट, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर कंटेन कर रहा है। अब देखें ये जो इंटीजर्स इनको मैं कह रहा हूँ, इंटीजर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके साथ कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके साथ कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना है कि इनके साथ कोई डेसिमल वाला पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक हमारे पास +2 और एक हमारे पास -2। ये दोनों इंटीजर्स हैं क्योंकि इनके साथ कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 2.2 तो ये अब इंटीजर नहीं रहेगा क्योंकि इसके साथ डेसिमल वाला पार्ट आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो 5 सेट्स हैं ये क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हम अगले सेट्स को देखते हैं कि वो क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं इन्हें हम डिनोट करते हैं Q से, और इसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड के अंदर। यहाँ पे जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं इन्हें हम x से डिनोट कर देते हैं सच दैट x इज इक्वल टू P/Q। हम इनके बारे में चैप्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं कि इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जो P और Q हैं ये दोनों इंटीजर्स हैं यानी कि Z सेट के अंदर बिलोंग करेंगे, एंड जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होता, ठीक है जी। ये जो सिंबल है हमारे पास इसे एंड कहते हैं कि ये हमारे पास P और Q हैं ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आ गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास होते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसके अंदर ऐसे मेंबर्स होते हैं x सच दैट जो x होता है इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। वेयर P एंड Q बिलोंग टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप डिफरेंस नोट करें कि इसके अंदर ऐसे मेंबर्स थे जिनको हम लिख सकते थे P/Q की फॉर्म में, इसलिए P/Q के बराबर थे, लेकिन इसके अंदर ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए इसके बराबर नहीं है, यानी कि इक्वल के साइन के ऊपर हमने ये लाइन लगा दी है। उसके बाद जब इन दोनों को हम मिला देते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स को, तो उसके बाद हमारे पास जो सेट आता है उसे हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। Q रैशनल्स, Q प्राइम इरेशनल्स, इन दोनों को जब मिला देंगे, इनका यूनियन ले लेंगे, तो इसे हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये यूनियन क्या होता है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आएगा, इसको वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो हमारे पास रैशनल्स होते हैं और जो इरेशनल्स होते हैं उन दोनों सेट्स को मिला के जब हम एक सेट बना देते हैं तो उसे हम रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। तो ये तो हमारे पास था सेट ऑफ रैशनल्स, इरेशनल्स और रियल नंबर्स का सेट। इसके बाद हम सेट की कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स के हमारे पास सेट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर होता है, इसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर हो। एग्जांपल्स इसके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर है A। हमारे पास ये भी ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर है। उसके बाद हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर है। ये ऐसे सेट्स हैं जिन्हें हम सिंगलटन सेट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर ना हो। दिस इज एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट होते हैं हमारे पास, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 2 ब्रैकेट्स लगा देते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखते। ये एक खाली सेट है या एम्प्टी सेट है, ये उसका सिंबल है। इसका एक और सिंबल है हमारे पास 5, ठीक है जी। इस तरह से भी इसको हम डिनोट करते हैं।
खाली ब्रैकेट्स लिख दें, इसको भी हम एम्प्टी सेट कहते हैं। आप सिर्फ ये वाला सिंबल लिख दें, इसको भी हम एम्प्टी सेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है जिसके अंदर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। वो पॉइंट ये है कि बच्चे अक्सर इस सिंबल को इस सेट के अंदर लिख देते हैं, ऐसे करके 5 को एक सेट में लिख देते हैं और ये कहते हैं कि ये खाली सेट का सिंबल है। ऐसा नहीं है। ये जो हमारे पास सेट है ये सिंगलटन सेट बन गया है, ठीक है। सिंगलटन सेट क्यों है? क्योंकि इस सेट के अंदर एक मेंबर आ गया है 5, तो इसलिए ये एक सिंगलटन सेट है। आप 5 को इस तरह से नहीं लिख सकते। खाली सेट को अगर आपने डिनोट करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन दो तरीकों से डिनोट करना है। या तो आपने 5 लिखना है या फिर आपने 2 ब्रैकेट्स लगा के उसके दरमियान जो एरिया है उसको आपने खाली छोड़ देना, यानी कि उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना। तो सिर्फ 2 तरीके हैं खाली सेट को डिनोट करने के, या तो खाली ब्रैकेट्स लिखनी है या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ 5 लिखना है। अगर आप 5 को खाली ब्रैकेट्स में लिख देंगे और ये कहेंगे कि ये हमारे पास खाली सेट का सिंबल है, तो ये फिर एक सिंगलटन सेट बन जाएगा, क्योंकि इसका एक मेंबर बन जाएगा 5। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो सेट है ऐसे, ये तो खाली सेट हो गया। उसके बाद इसको अगर हम एक सेट में डिनोट कर दें ऐसे, तो ये भी फिर सिंगलटन सेट बन जाएगा, ये खाली सेट नहीं रहेगा। तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी एक सिंगलटन सेट है। उसके बाद हमारे पास जो एम्प्टी सेट है इसके हमारे पास 2 और नेम्स भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, दिस इज नल सेट, या फिर इसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट। ये हमारे पास तीनों एक ही सेट के नेम है, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी इक्वल सेट्स का। यहाँ पे हमारे पास इक्वल सेट्स हैं, ये देखना है कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है, इसके अंदर मेंबर्स हैं 1, 2 और 3। उसके बाद हमारे पास दूसरा सेट बी है, इसके अंदर मेंबर्स हैं 2, 1 और 3। अब देखिए यहाँ पे जो इसके मेंबर्स हैं, दोनों सेट्स के मेंबर्स तो सेम है। यहाँ भी 1, 2, 3 है, यहाँ भी 1, 2 और 3 है, सिर्फ इनकी तरतीब डिफरेंट है। नंबर्स की तादाद भी सेम है और नंबर्स भी सेम है। जब नंबर्स की तादाद भी सेम हो और नंबर्स भी सेम हो तो उसके बाद हम कहते हैं कि दोनों सेट्स आपस में इक्वल है। तो ये दोनों सेट्स हमारे पास हैं इक्वल, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ये सिंबल है इक्वल सेट्स का, तो इस तरह से हमारे पास 2 सेट्स इक्वल होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स ये ऐसे सेट्स होते हैं जिनकी आपस में मेंबर्स की तादाद बराबर होती है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल सेट ए है 1, 2, 3 और जो सेट बी है वो है हमारे पास ए, बी और सी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दोनों सेट्स हैं ए और बी, इन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो बराबर हैं। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर नहीं है, सेम नहीं है, सिर्फ तादाद में बराबर है। तो इसीलिए हम इन दोनों सेट्स को अब इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे और इसको डिनोट करने का ये मेथड है ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, ये हम साइन लगाते हैं इक्विवेलेंट के लिए, ये वाला साइन। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स थे उनकी तादाद तो बराबर थी, लेकिन वो एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं थे। यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर थी और एलिमेंट्स भी बराबर थे, इसीलिए हमने इसको कह दिया कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। लेकिन ये वाले दोनों सेट्स इक्वल नहीं थे, ये सिर्फ इक्विवेलेंट सेट्स थे। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वल और इक्विवेलेंट का जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सबसेट्स हैं। हमने अब ये देखना है कि सबसेट का क्या मतलब होता है। हियर इज द टॉपिक ऑफ सबसेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है, इसके अंदर हमारे पास मेंबर्स हैं 1 और 2, और दूसरा हमारे पास सेट है बी, इसके अंदर मेंबर्स हैं 1, 2 और 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेट ए है इसके सारे के सारे मेंबर सेट बी के अंदर भी बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है ये सबसेट है सेट बी का, यानी कि सेट ए सेट बी के अंदर कंटेन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास सबसेट की आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि जो सेट ए है इसके सारे मेंबर्स बी के अंदर कंटेन भी करें और बी के कुछ ऐसे भी मेंबर्स हों जो कि ए के अंदर ना हो, या फिर बी के कुछ इजाफी मेंबर्स भी हों जो कि बच जाएं। यहाँ पे बी का हमारे पास 3 ऐसा मेंबर है जो कि ए में नहीं है, यानी कि ए के मेंबर्स भी हैं बी के अंदर और बी के कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो कि इजाफी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। अब सबसेट से पहले सुपर सेट के वर्ड का मतलब ये है कि जो सेट कंटेन करता है दूसरे सेट को वो सुपर सेट होता है। यहाँ पे हमारे पास जो ए है ये सेट बी का सबसेट है, लेकिन जो सेट बी है वो सेट ए का सुपर सेट है। अब ये जो हमारे पास सिंबल लिखा हुआ है इसका नेम भी आगे हम लिख लेते हैं, ए इज कंटेन्ड इन बी या फिर ए इज सबसेट ऑफ बी। इसे हम पढ़ते किस तरह से हैं, इसे हम पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो बी का सबसेट है, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो जो बी है
वो सुपर सेट हो जाएगा ए का। ठीक है जी। हमारे पास देखिए जो सिंबल है, इसकी जो ओपन साइड थी वो पहले बी की तरफ थी। इसको आपने याद इस तरह से रखना है सिंबल को कि जो इसकी ओपन साइड है, जो इसकी बड़ी साइड है, वो बड़े सेट की तरफ होती है। अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि हम इधर से पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर हम इधर से ऐसे पढ़ेंगे तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ पे देखें जो बड़ी साइड है, जो उसकी ओपन साइड है सिंबल की, वो अगेन बी की तरफ है। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है जी। बी जो है वो ए का सुपर सेट है। उसके बाद हमारे पास होते हैं प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स। ये भी देख लेते हैं। हियर इज अवर प्रॉपर सबसेट। अब देखें जो प्रॉपर सबसेट है, इसका सिंबल हमारे पास होता है ये। ठीक है। इसके नीचे हम लाइन नहीं लगाते। यहाँ पे तो हमने लाइन लगा दी थी ना कि जो ए है वो बी का सबसेट है। अब ये जनरली डिनोट करता है इससे कि ए बी का सबसेट है, ए बी में कंटेन कर रहा है। अगर हमने स्पेसिफाई कर देना हो कि जो हमारे पास सेट ए है ये बी में कंटेन भी कर रहा है और बी के कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो कि ए के अंदर नहीं है, यानी कि बी के अंदर कुछ इजाफी मेंबर्स भी हैं, तो इस चीज़ को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी कि नीचे वाली लाइन हम खत्म कर देते हैं। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है भी सही, क्योंकि बी के अंदर 3 ऐसा मेंबर है जो कि ए में नहीं है, तो इसीलिए ए बी का प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद हमारे पास होता है एक इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि जो सेट होता है वो अपना सबसेट होता है। अपना सबसेट किस तरह से होता है? जो हमारे पास बी है वो अपना भी सबसेट है, क्योंकि बी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए बी अपना भी सबसेट है। इस सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। Here is the definition of improper subset। डेफिनेशन तो हमने देख ही ली है कि एक जो सेट होता है वो अपना सबसेट होता है, इसे हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और इसका जो सिंबल है वो ये होता है। ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और जो बी है ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है अपना ही। ठीक है। तो जब इम्प्रॉपर सबसेट हम लिखेंगे तो उस वक्त हमें ये नीचे वाली जो लाइन है ये लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये इक्वलिटी को डिनोट करती है कि जो सेट ए है ये सेट ए के इक्वल भी और इसमें कंटेन भी कर रहा है, बी सेट बी के इक्वल भी और इसमें कंटेन भी कर रहा है। यहाँ पे हमने ये सिंबल इसलिए लगाया कि पॉसिबिलिटी थी कि जो ए है वो बी के अंदर कंटेन भी कर सकते और इसके बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें सिर्फ कंटेन कर रहा था, इसके बराबर नहीं था, क्योंकि 3 यहाँ पे इजाफी था बी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। हमने अब ये देखना है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो इसको लिखने से पहले हम वैसे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हम सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ सेट्स गिवन होंगे और एक बड़ा सेट होगा जिसके अंदर वो तमाम छोटे सेट्स कंटेन कर रहे होंगे, जिनके ऊपर हमने ऑपरेशंस अप्लाई करने होंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो वो जो सबसे बड़ा सेट होगा जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स कंटेन कर रहे होंगे वो होगा यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। Here is the definition of universal set। It is the set, ये ऐसा सेट होता है it is the set containing all the sets under consideration। यानी कि ऐसा सेट होता है जिसके अंदर वो तमाम सेट्स कंटेन करते हैं जो कि अंडर कंसिडरेशन होते हैं। अंडर कंसिडरेशन का मतलब ये है जिनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 सेट्स हैं तो एक ऐसा भी सेट होगा जिसके अंदर वो तीनों सेट्स कंटेन करेंगे, वो हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट। तो इसके बाद हमारे पास पावर सेट का कंसेप्ट है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। एक्सरसाइज के अंदर पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे पावर सेट इन डिटेल कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इतनी थ्योरी काफ़ी है। इस थ्योरी को लेके हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ सेट्स गिवन है जो कि टेब्यूलर फॉर्म के अंदर गिवन है। इन सेट्स को हमने सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर चेंज करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। देखें सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है ये हम थ्योरी के अंदर इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के उनको हमने एक सिंगल सिंबल या फिर सिंगल लेटर से डिनोट करना होता है, और उसके बाद उन मेंबर्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो हमने उसके बाद लिखनी होती है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, हमारे पास इसका ये सोल्यूशन है। इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप एक्स से डिनोट करें, और उसके बाद आप इनकी प्रॉपर्टी लिखें कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है इन तमाम मेंबर्स की। अगर हम इन तमाम मेंबर्स को देखें तो ये नेचुरल नंबर्स किसके आ रहे हैं?
हमारे पास जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, और जो 3 है हमारे पास उसका स्क्वायर 9 है, और 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और 6 का स्क्वायर 36 है। इसी तरह से हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये कंटिन्यूअसली नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो कि हमने थ्योरी में डिस्कस किए थे। नेचुरल नंबर्स इस तरह के नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं होता। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर्स होते हैं। और ये जो हमारे पास नंबर्स हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि पहला हमारे पास जो नंबर है ये 1 का स्क्वायर है, और उसके बाद इसी तरह से आगे चलते जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि कोई भी नेचुरल नंबर दरमियान में से स्किप नहीं हो रहा। और जो हमारे पास इस सेट का आखिर वाला मेंबर है वो हमारे पास है 22 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 से लेके 22 तक नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो x है जो कि इसके तमाम मेंबर्स को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर। हमारे पास जो x है वो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, और ये n क्या है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का मेंबर है। एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमारे पास जो n है वो नंबर जिसका ये स्क्वायर x वो क्या है, वो नेचुरल नंबर्स का मेंबर है, यानी कि एक नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास इधर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। लेकिन हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनकी एक लिमिट भी है। देखिए स्टार्ट 1 से होते हैं और जाते हैं ये 484 तक। तो ये जो हमारे पास इनकी लिमिट है, ये लिमिट भी आगे हमने इनकी लिखनी है। तो यहाँ पे हम एंड का साइन डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने x की प्रॉपर्टी लिखी, उसके बाद ये जो हमारे पास n है इसके बारे में हमने लिख दिया कि जो n है ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं हमारे पास इसके अंदर। और उसके बाद दूसरी हमारे पास इस x की प्रॉपर्टी ये है कि जो x है ये है बिटवीन 1 एंड 500। ये जो हमारे पास आंसर है ये किताब के अंदर लिखा हुआ है। आप इस 500 की जगह 484 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। देखिए हमने इन तमाम मेंबर्स को x से डिनोट कर दिया। उसके बाद हमने इन मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पे दिखा दी कि ये जो मेंबर्स हैं ऐसे मेंबर्स हैं इस सेट के जो कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। और उसके बाद जो n है हमारे पास ये एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ये जो x हैं या फिर ये वाले x जो इस सेट के मेंबर्स हैं उनकी एक लिमिटेशन भी है, यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट हो गए कहाँ तक जा रहे हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं और 500 से छोटे हैं। ये देखिए इस साइन का मतलब ये है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि x जो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। और उसके बाद इसका मतलब ये है कि जो x है वो 500 के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। किताब के अंदर ये लिखा हुआ तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे आप यहाँ पे 484 लिख दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। यहाँ भी हम सबसे पहले वही काम करते हैं सोल्यूशन के अंदर कि हम इस सेट के जो मेंबर्स हैं उनको x से डिनोट कर देते हैं, और उसके बाद हम इन तमाम मेंबर्स की आगे प्रॉपर्टी लिखते हैं। अगर हम इन तमाम नंबर्स को देखें तो ये 2 की पावर्स बनते हैं। किस तरह से, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और ये हमारे पास 2 की पावर 8 बनता है। इन नंबर्स को हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जहाँ पे हम इनकी फैक्टराइजेशन करते थे। तो हमारे पास देखें जो x है उसकी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि जो x है ये असल में 2 की पावर्स हैं, ठीक है। ये जितने भी मेंबर्स हैं इनको x से डिनोट किया है, और ये सारे के सारे जो x हैं ये 2 की पावर हैं। 2 की कौन सी पावर हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4 और 8 तक हैं 2 की पावर। इसका मतलब ये है कि जो 2 की पावर्स हैं वो असल में नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम आगे ये लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड जो हमारे पास ये नंबर्स हैं x जिनको हम कह रहे हैं ये नंबर्स 1 या 1 से बड़े हैं और 256 या फिर उससे छोटे हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने इस सेट को लिखा सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसके अंदर भी हम सेम वही काम करेंगे सोल्यूशन में। सबसे पहले हमारे पास वो सिंबल है जिससे हम इन तमाम नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, वो x है। वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए हमारे पास ये जो सारे नंबर्स थे इनको हमने x से डिनोट किया, और उसके बाद जब हमने ये देखा कि इनके साथ प्लस माइनस लगा हुआ है सबके साथ, तो हमारे माइंड में फ़ौरन आ गया कि ये इंटीजर्स हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये जो x है ये सेट ऑफ इंटीजर्स में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये सेट ऑफ इंटीजर्स के कितने नंबर्स हैं ये हमने अब देखना है। देखिए हमने जब सेट ऑफ इंटीजर्स इस तरह का डिस्कस किया था तो उस वक्त मैंने नंबर लाइन भी ड्रा की थी थ्योरी वाले पोर्शन के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे फिर हमें नंबर लाइन की ज़रूरत पड़नी है। अब देखिए हमारे पास जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा सेट है इसमें सबसे छोटा मेंबर कौन सा है
और सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे हमने आगे लिखना होता है कि जो इस सेट के मेंबर्स हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक ये जा रहे हैं। तो उसके लिए हम इन नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पे हमारे पास है 0। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 1000, लेकिन 1000 यहाँ पे है दो, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। जो प्लस वाला 1000 है वो सबसे बड़ा है, तो वो इधर आएगा एंड के ऊपर, पॉजिटिव साइड के ऊपर। ठीक है जी, 1000 यहाँ पे आएगा प्लस वाला। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले नंबर भी हैं और माइनस वाले नंबर भी हैं। जो 1000 है प्लस वाला वो तो हमने वहाँ पे लिख दिया, 1000 यहाँ पे माइनस वाला भी तो है। जो माइनस वाला 1000 है वो भी इतने ही डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो ये माइनस वाली साइड के ऊपर आएगा। बाकी अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं इस सेट के अंदर जितने भी, वो इन दोनों के दरमियान आएंगे। ठीक है, अब इससे पिछला इंटीजर देखें कौन सा होगा, वो होगा प्लस माइनस 999। जो प्लस माइनस 999 है उसका जो प्लस वाला 999 है वो यहाँ पे आएगा और जो माइनस वाला 999 है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद होगा हमारे पास माइनस का 998, माइनस का 997, माइनस का 996। इस तरह से ये नंबर्स यहीं आगे जाएंगे, 0 तक जाएंगे नेगेटिव वाले नंबर्स और फिर 0 से आगे जाएंगे। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे हमारे पास 999 होगा, यहाँ पे हमारे पास 998 होगा। इस तरह से ये नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं -1000 से और ये आगे जाके एंड हो रहे हैं +1000 के ऊपर, क्योंकि हमारी जो रियल लाइन है उसके ऊपर हम इंटीजर्स को डिनोट तो कर सकते हैं। जो इंटीजर्स हैं वो असल में रियल नंबर्स तो हैं, इसीलिए हम उनको रियल लाइन के ऊपर डिनोट भी कर सकते हैं। देखिए जो हमारे पास -1000 है ये हमारे पास इस सेट का पहला मेंबर है, क्योंकि रियल लाइन के ऊपर जो नंबर्स हैं वो इधर से स्टार्ट होते हैं और उस साइड के ऊपर जाते हैं। तो पहला हमारे पास जो इस सेट का मेंबर है वो -1000 है और इस सेट का जो आखिरी मेंबर है वो हमारे पास है +1000। तो इसलिए हम इन x के बारे में ये लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू z एंड x is greater than or equal to -1000 and less than or equal to +1000। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास ये जो सेट है इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनती है। रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेंबर्स थे सेट के उसको हमने x कह दिया। उसके बाद हमें ये पता चला कि जो x हैं ये सारे इंटीजर्स हैं और ये इस तरह के इंटीजर्स हैं जो कि -1000 यानी कि -1000 से शुरू होते हैं और आगे जाते हैं +1000 तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर अगर हम नंबर्स को देखें तो इनको हम x से डिनोट कर सकते हैं और ये इस तरह के नंबर्स हैं जो कि 6 के मल्टीपल्स हैं। ये हमारे पास है 6 का फर्स्ट मल्टीपल यानी कि 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 और यहाँ पे देखें 6 किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया हुआ है 20 के साथ। अगर आप 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 आता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस तरह के नंबर्स हैं जिनको हमने x कहा है जो कि बराबर है 6n के। ठीक है जी, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये 6 के मल्टीपल्स हैं। 6 को देखें मल्टीप्लाई अब हमने किस चीज़ से करवाना है, यहाँ पे जो n है ये n अब कुछ भी हो सकता है, ये डेसिमल वाला कोई नंबर भी हो सकता है, ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हमने इस n को स्पेसिफाई करवाना है। देखिए हमने इस x को तो स्पेसिफाई करवा दिया कि ये 6 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन अब हमने n को भी तो स्पेसिफाई करवाना है कि 6 को हमने किन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो फिर हमारे पास ये मेंबर्स आए। आगे इसको हम लिख देते हैं, एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये जो n है ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्यों हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये नंबर आएगा, 2 से करवाएं तो ये आएगा, 3 से करवाएं तो ये आएगा और 20 से करवाएं तो आपके पास ये नंबर आएगा। इसका मतलब यह है कि 6 को आपने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है, उसको आपने 0 से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाया, नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाया, डेसिमल वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाया। तो इसीलिए 6 जिन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे वो नंबर्स हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद ये जो सारे x हैं जिनको हमने x से डिनोट किया इन मेंबर्स को, इन मेंबर्स की हमारे पास उसके बाद लिमिट भी है कि ये कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ पे ख़त्म होते हैं, क्योंकि यही हमने लिमिट यहाँ भी लिखी थी, इधर भी लिखी थी, इधर भी लिखी थी कि जो मेंबर्स हैं शुरू कहाँ से हो रहे हैं और ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं। ये चीज़ अब आगे लिखते हैं, n बिलोंग्स टू n एंड ये जो हमारे पास सारे मेंबर्स हैं इनको हमने क्योंकि x से डिनोट किया, तो ये जो मेंबर्स हैं देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 6 से, तो लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी कि या 6 के बराबर होगा x या फिर 6 से बड़ा होगा, एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू, एंड वाला कौन सा नंबर है वो है 120, यानी कि 120 के बराबर भी हो सकता है x और 120 से छोटा भी हो सकता है। ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दें। देखें जब आपने सेट बिल्डर नोटेशन में इसको लिखना है तो फिर भी आपने दोनों साइड्स के ऊपर ब्रैकेट्स लगानी, इधर भी हमने लगा दी, इधर भी लगा दी और
हमारे पास जो पहले दोनों पार्ट्स हैं यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगा दिए। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका जो आंसर हमने लिखा है इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, दोनों फॉर्म्स इसकी ठीक होंगे, इन दोनों में से आप जो भी लिखें। इसको हम चेंज इस तरह से कर सकते हैं कि आप इस x को तो ऐसे लिखें सच दैट x इज इक्वल टू 6n, ये भी वैसे लिखें, और उसके बाद n के बारे में लिखें कि ये नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करते, इसे भी वैसे लिखें। और उसके बाद ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है एंड के बाद वाली, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने x के बारे में लिखा कि ये 6 से शुरू होते हैं और 120 के ऊपर ख़त्म होते हैं। आप यहाँ पे n के बारे में भी लिख सकते हैं कि n कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। देखिए जो n है यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि 6 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, और एंड के ऊपर देखें यहाँ पे n की वैल्यू है 20। स्टार्ट के अंदर n हमारे पास 1 है क्योंकि 6 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड के ऊपर हमारे पास n है 20 क्योंकि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के साथ। तो आप n की वैल्यूज़ भी आगे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप कॉमन ही आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे एंड, और जो हमारे पास n है ये 1 से स्टार्ट होता है और ये ज़्यादा है 20 तक। ठीक है जी। आप x की जगह जैसे यहाँ पे हमने x लिखा था कि x जो है वो 6 से शुरू होता है और 120 तक जाता है, यहाँ पे आप n के बारे में लिख सकते हैं कि जो n है वो 1 से शुरू होता है और 20 तक जाता है। ठीक है, दोनों इसकी फॉर्म्स ठीक हैं। यहाँ पे आपने x के बारे में लिख दिया और यहाँ पे आपने n के बारे में लिख दिया, दोनों तरीके ठीक हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है। यहाँ भी सेम हम वही काम करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम इस सेट के मेंबर्स को x से डिनोट करते हैं। उसके बाद x की हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ये है x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, यानी कि हम 100 के अंदर यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स को ऐड कर रहे हैं। 2 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 100 आता है, 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 आएगा, और टोटल हमारे पास 102 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आएगा, और टोटल हमारे पास 104 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे 6 आएगा, और हमारे पास टोटल यहाँ पे आगे 106 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप n की जगह 150 पुट कर दें और 150 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 300 आएगा। उस 300 को जब आप इस 100 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 400। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सारे के सारे नंबर्स हैं, इस तरह के नंबर्स हैं कि सबसे पहले हमारे पास 100 है और 100 के अंदर हम 2 के मल्टीपल्स को ऐड करते जा रहे हैं। 2 के मल्टीपल्स देखिए हमने कहाँ से ऐड करने स्टार्ट किए। 2 का हमने सबसे पहले 0th मल्टीपल ऐड किया। इसका मतलब ये है कि 2 को हमने सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो n की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास है 0। तो जो 0 है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर तो नहीं होता, तो यहाँ पे हमें n को होल नंबर्स में से बिलोंग करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं सच दैट n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड जो n है यहाँ पे हमारे पास वो n देखें कहाँ से कहाँ तक होगा। जो n है हमारे पास वो स्टार्ट होगा 0 से और ये जाएगा 150 तक। अब देखिए ये 0 से कैसे स्टार्ट हो रहा है। जब यहाँ पे हमने n की वैल्यू 0 पुट की तो ओवरऑल ये 0 हो गया और हमारे पास 100 आ गया। उसके बाद जब हमने n की वैल्यू 150 पुट की यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 300। 100 के अंदर जब उसको हमने ऐड किया तो उसके बाद हमारे पास 400 आ गया। तो इस तरह से हमने n की वैल्यू 0 से 150 तक लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5th पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका 6th पार्ट है। इसके अंदर भी हम सबसे पहले इसके मेंबर्स को x से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो सारे इसके मेंबर्स हैं x वो 3 की पावर्स हैं। कैसे 3 की पावर्स हैं? ये 3 की पावर 0 है जो कि 1 के बराबर है, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 4 है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n, यानी कि 3 की पावर्स हैं। और ये जो n है ये यहाँ पे अब क्या है, एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब देखें n यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से हमने बिलोंग नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पे n 0 भी है, 3 की पावर 0 भी हमने पुट करनी है, तभी जाके हमारे पास आंसर 1 आएगा। और 3 की पावर जो 0 है, ऊपर जो 0 होगा 3 की पावर में, वो 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं है, वो होता है सेट ऑफ होल नंबर्स में। इसलिए हमने यहाँ पे n को बिलोंग करवा दिया सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर। ये हमारे पास 6th पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है। इसके अंदर अगर आप देखें तो सारे के सारे 100 के डिवाइजर्स हैं। कैसे डिवाइजर्स हैं? 100 भी 100 को डिवाइड करता है, 50 भी 100 को डिवाइड करता है, 25 भी करता है, 20 भी, 10 भी, 5 4 2 1, ये सारे 100 को डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए इसके जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे 100 के डिवाइजर्स हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, सारे मेंबर्स को आप x कह दें, सच दैट x इज ए डिवाइजर ऑफ 100। ठीक है जी, ये 100 का डिवाइजर है, या फिर ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं ये 100 के डिवाइजर हैं। नेक्स्ट हमारे पास 8वां पार्ट है। इसके अंदर देखें सारे के सारे 5 के मल्टीपल्स हैं क्लियरली। 5 को यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे 2 से, 3 से, और एंड के ऊपर हमने 5 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू
x, जो सारे मेंबर्स हैं वो x हैं। x किस तरह का है यहाँ पे, सच दैट x इज इक्वल टू 5n, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। और n यहाँ पे देखें क्या है, n देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, n स्टार्ट हो रहा है 1 से। जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, इस तरह से n क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको कह सकते हैं कि जो n है वो अब नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करता है। अगर 0 से स्टार्ट होता तो फिर हम कहते हैं कि होल नंबर्स में है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो n है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। और n है कहाँ से कहाँ तक ये भी आगे हमने लिखना है, एंड n इज बिटवीन 1 एंड 20। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि जो n की वैल्यू है वो 1 से 20 तक है। वो इस तरह से पता चला कि जब आप n की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास 5 आता है, पहला नंबर। और जब आप n की एंड वाली वैल्यू 20 यहाँ पे पुट करते हैं तो 25 ज़ार 100। तो अगर आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 100 आता है, जो कि आखिरी नंबर है हमारे सेट का। तो इसलिए हमें पता चला कि जो n है इसकी वैल्यूज़ हैं 1 से 20 तक। तो ये हमारे पास 8वां पार्ट था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ये हमारे पास इसका जो आखिरी पार्ट है ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, तो इसको हमने अब सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +1000। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं बड़ा इजीली, दिस इज इक्वल टू, सारे मेंबर्स को आप x कह दें, वेयर, अब x देखें वो किस तरह का है, x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। ये सबसे पहले हमने स्पेसिफाई भी करना है कि x जो है वो नंबर किस तरह का, ये एक इंटीजर है क्योंकि हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये इंटीजर्स का सेट है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करते हैं। बिटवीन, अब ये किस तरह के इंटीजर्स हैं, ये आगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, बिटवीन -100 एंड 1000। ये हमने अब आगे इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। x जो है वो इंटीजर्स में बिलोंग करता है, एंड जो हमारे पास x है वो -100 से तो बड़ा होगा लेकिन वो 1000 से छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने नीचे इक्वलिटी नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया बिटवीन, -100 और +1000 के ये दरमियान होगा। दरमियान होने का मतलब ये है कि ये ना -100 के बराबर होगा ना ये 1000 के बराबर होगा, बल्कि ये उनके दरमियान रहेगा। इसको आप अब ब्रैकेट से बंद भी कर दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके टोटल 9 पार्ट्स थे, कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमने अपने सेट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी कि उनको हमने ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना है और ब्रैकेट्स के अंदर उनके हमने एलिमेंट्स को लिखना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास, इसमें जो मेंबर्स हैं वो इस तरह के मेंबर्स हैं जो कि मल्टीपल हैं 3 के, और वो मेंबर्स 36 के बराबर या उससे छोटे हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज अवर सोल्यूशन। देखिए अब हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 3 7 are 21 and 3 8 are 24, 3 9 are 27, 3 10 are 30 and 11 3s are 33 and 12 3s are 36। ठीक है जी, इस तरह से आपने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं और 3 के सिर्फ वो मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 36 के बराबर हो या फिर 36 से छोटे हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जो x है वो इस तरह का हमारे पास नंबर है जो कि एक रियल नंबर है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एंड का साइन है और इसका मतलब ये है कि x ऐसा x है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हमने यहाँ से अब x की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो आइए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 2x, ये हम रफ के अंदर कर रहे हैं, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि 2x को आप यहाँ पे रहने दें, 1 को उधर ले जाएं तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2 को डिवाइड करवा दें, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो हमारे पास जो x है ये वाला इस सेट का मेंबर ये सिर्फ और सिर्फ -1/2 है। एक ही मेंबर है क्योंकि ये सिर्फ एक ही मेंबर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाता है और ये रियल नंबर भी है। तो हमारे पास इस सेट की टेबुलर फॉर्म आ जाएगी -1/2। ठीक है जी, एक ही मेंबर होगा, सिंगलटन सेट होगा ये। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो मेंबर्स हैं उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि वो x से डिनोट किए हुए हैं और वो प्राइम नंबर्स हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के अंदर वो बिलोंग करते हैं एंड वो 12 से छोटे भी हैं, यानी कि 12 के बराबर तो हो नहीं सकते क्योंकि 12 प्राइम नहीं है, तो इसलिए वो 12 से छोटे हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास जो प्राइम नंबर्स का सेट है वो 2 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, फिर 7 आता है और उसके बाद हमारे पास 11 आता है। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं जो कि 12 से छोटे हैं। प्राइम नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि इनको हम डिवाइड नहीं करवा सकते किसी और नंबर से सिवाय इनके अपने और सिवाय 1 के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास जो मेंबर्स हैं उनको x से डिनोट किया हुआ है सच दैट x इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 128। हमने यहाँ पे इस तरह के नंबर्स लिखने हैं जो कि 128 के डिवाइजर्स हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेयर इज़ इट्स सोल्यूशन। सबसे पहले इसको 1 डिवाइड करता है, उसके बाद इसको 2 डिवाइड करता है। 2 कितनी बार डिवाइड करेगा इसको? 64 बार। उसके बाद इसको डिवाइड करता है 4। 4 कितनी बार इसको डिवाइड करेगा? वो इसको डिवाइड करेगा 32 बार। उसके बाद इसको डिवाइड करता है 8 और उसके बाद इसको डिवाइड करता है 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64 और उसके बाद ये खुद अपने आप को डिवाइड करते हैं, यानी कि 128 भी इसके डिवाइजर्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हमने वो नंबर्स लिखे हैं जो कि 128 को डिवाइड करते हैं, यही मतलब है 128 के डिवाइजर्स का। तो यहाँ पे हमारे पास इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हमने सेट्स को टेब्यूलर फॉर्म के अंदर डिनोट किया है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है। यहाँ पे इस तरह के मेंबर्स हैं जो कि 2 की पावर्स हैं और 2 की जो पावर्स हैं वो इस तरह के नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स 8 से छोटे हैं। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स हमने यहाँ पे सिर्फ यूज़ करने हैं और 8 से छोटे नेचुरल नंबर्स हमने यूज़ करने हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्योंकि स्टार्ट होते हैं 1 से, तो सबसे पहले हमने 2 को 1 पावर देनी है। 2 की पावर 1 सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद हमने लिखनी है 2 की पावर 2, इस तरह से पावर्स आगे बढ़ानी है हमने, और 2 की पावर 7 तक हमने लिखना है। हमने 8 यूज़ नहीं करना क्योंकि हमारे पास जो n है वो 8 के बराबर नहीं है, वो 8 से छोटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 1 जो है वो 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है और 2 की पावर 6 हमारे पास 64 होता है और जो 2 की पावर 7 है ये होता है हमारे पास 128। ठीक है, ये किस तरह से होते हैं ये हम पिछले चैप्टर्स के अंदर इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे मजीद डिस्कस नहीं करते। इस तरह से हमने इसको लिखना है सेट को टेबुलर फॉर्म के अंदर। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे इस तरह के मेंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हैं और वो नेचुरल नंबर्स इस तरह के हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि आप उस नेचुरल नंबर को यहाँ पे पुट करें और आंसर आपको 0 मिले। तो फाइंड करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा नंबर मिलता है आंसर में। इसको हम रफ के अंदर पहले फाइंड करते हैं। x + 4 = 0, 4 को उधर ले जाएं तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब देखें हमारे पास x इस तरह का x है जो कि सबसे पहले नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसके बाद यानी कि उसके साथ साथ वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है ये -4, वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे अगर हम -4 पुट करें तो -4 + 4 0 तो हो रहा है, लेकिन ये जो -4 है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स आगे जाते हैं और ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए ये क्योंकि नेचुरल नंबर्स में नहीं जा रहा, सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए थे जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते, तो इसलिए हमारे पास ये जो -4 है ये इस सेट में नहीं जाएगा। इनफैक्ट इस सेट के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं जाएगा। तो इस हमारे पास सेट का जो आंसर है वो खाली सेट है, या फिर ये बराबर है खाली सेट के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को आपने ऐसे लिखना है, खाली ब्रैकेट से लिखनी है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 5। इसको हम थ्योरी वाले पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि या आपने ये खाली ब्रैकेट्स लिखनी है या फिर आपने 5 लिखना है। आपने 5 को इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, फिर ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, फिर ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं और वो अपने बराबर हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास जो मेंबर्स हैं इस सेट के वो इन 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे पहले वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, एंड ये साइन होता है एंड का, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपने बराबर हो। तो हम जानते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो अपने बराबर होते हैं सारे, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। देखिए ये जितने भी यहाँ पे हमने नंबर्स लिखे हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं और ये सारे आपस में बराबर भी हैं। देखें ये किस तरह से बराबर हैं, 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है। तो इसलिए ये जो हमारे पास पूरा सेट है ये बराबर आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है x such that x belongs to the set of integers and 3x + 1 = 0। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इन 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले तो वो इंटीजर्स होने चाहिए, दूसरे नंबर पे वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे की थी। एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x + 1, 3x + 1 = 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 1 को उधर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आप 3 को डिवाइड करवा दें, इधर भी आप 3 से इसको डिवाइड करवा दें
यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो x है ये बराबर आ जाएगा -1/3 के। उसके बाद आप ये देखें कि जो -1/3 है, क्या ये इंटीजर है? ये बिल्कुल इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर और इंटीजर्स जो है ये फ्रैक्शन में नहीं होते। तो हमारे पास यहाँ पे हमें ऐसे मेंबर चाहिए थे जो कि इंटीजर भी होते और इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई भी करते। तो हमें ऐसा तो नंबर मिल गया जो कि इस एक्सप्रेशन को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो नंबर अब इंटीजर नहीं है। तो इसीलिए इस सेट के अंदर भी कोई मेंबर नहीं होगा, जैसे इस सेट के अंदर कोई मेंबर नहीं था। तो इस सेट को भी हम लिखेंगे एम्प्टी सेट, या ऐसे लिख दें या फिर आप इसको ऐसे फाइल लिख दें। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने अपने सेट्स को टेब्यूलर फॉर्म के अंदर लिखा है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे हमें कुछ सेट्स गिवन है, इनके हमने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। देखिए प्रॉपर सबसेट्स ये होते हैं, हम जिसको थ्योरी में पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका ये मतलब होता है कि ऐसे सबसेट्स जिनके अंदर ओरिजिनल सेट से कम एलिमेंट्स मौजूद हों। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो पहला पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन है हमारे पास इसका पहला जो प्रॉपर सबसेट है उसके अंदर हम सिर्फ एलिमेंट ए को लिखते हैं और दूसरे प्रॉपर सबसेट के अंदर हम सिर्फ बी को लिखते हैं। ठीक है जी, तीसरा भी प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं सी। ठीक है, ये तीनों इसकी प्रॉपर सबसेट्स हैं। आप एक और भी इसका प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं जिसके अंदर आप ए बी डाल दें या फिर बी सी डाल दें या फिर ए सी डाल दें। देखिए इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो किताब के ऊपर भी नहीं दिए हुए, क्योंकि इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। या तो मैं इन दो को कह सकता हूँ कि इसके प्रॉपर 2 सबसेट्स हैं, मैं इन दो को भी ले सकता हूँ, मैं कोई 2 एलिमेंट्स वाला भी यहाँ पे सबसेट ले सकता हूँ, इसलिए किताब के ऊपर भी इसका आंसर नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसके जो प्रॉपर सबसेट्स हैं, एक तो हमारे पास सिंगलटन सेट 0 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास सिंगलटन सेट 1 आ जाएगा। ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, क्योंकि इन दोनों सबसेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तो इसी सेट के हैं, लेकिन इससे कम एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हम वो 2 सेट लिख लेते हैं जिनके अंदर नेचुरल नंबर्स हों। एक हम लिख लेते हैं 1,2, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, और दूसरा हम इसका प्रॉपर सबसेट लिख लेते हैं 3,4। 3 मेंबर्स वाला भी आप लिख सकते हैं, 10 मेंबर्स वाला भी लिख सकते हैं, 100 मेंबर्स वाला भी आप इसका प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे नेचुरल नंबर्स वाला सेट लिखेंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इसमें कंटेन करेंगे एन के अंदर। तो हमारे पास इसके आगे 2 प्रॉपर सबसेट्स। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0,1, ये दोनों इंटीजर्स हैं और इसमें कंटेन भी करते हैं। और हमारे पास इसका दूसरा प्रॉपर सबसेट है -1,+1। ठीक है, ये हमने 2 लिख दिए। आप इन दोनों की जगह कोई और भी लिख सकते हैं, बस ऐसे लिखने हैं जिनके मेंबर्स इसमें मौजूद हों और मेंबर्स इस सेट से कम हों। इसका हमारे पास प्रॉपर सबसेट आएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। इस तरह से ये क्यू जो है ये सेट ऑफ रैशनल्स को डिनोट करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे रैशनल नंबर्स लिखने हैं। एक हम ऐसा सेट ले लेते हैं जिसके अंदर एक ही मेंबर है 1.1, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो हम इस तरह से लेते हैं, इसमें एक हम 2 लिख देते हैं, एक हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ये 2 और 3 दोनों यहाँ पे रैशनल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सेट ऑफ रियल नंबर्स के प्रॉपर सबसेट्स लिखने के लिए हम इन तमाम सबसेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं सिवाय इनके, क्योंकि जो ABC है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ये रियल नंबर्स नहीं है, ये सारे रियल नंबर्स के सेट्स लिखे हुए हैं। आप इनमें से कोई से भी 2 उठा लें या फिर कोई और आप बना दें ऐसे सेट्स जो रियल नंबर्स हों जिनके अंदर और वो प्रॉपर सबसेट्स भी हों सेट ऑफ रियल नंबर्स के, यानी कि उनके अंदर जो रियल नंबर्स हों वो इस सेट से कम हों। तो लिखते हैं हम यहाँ पे दिस इज सोल्यूशन। एक हम यहाँ पे सेट लिख देते हैं 1, 2, 3, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे इसका प्रॉपर सबसेट लिखते हैं 0.5, 0.1 और 3। ठीक है, ये भी इसका एक प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके अंदर हमारे पास जो सेट दिया हुआ है ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको एक्स से डिनोट किया हुआ है और उसके बाद आगे इनकी 2 कंडीशंस हैं। इस एंड का मतलब ये है कि इन मेंबर्स को ये कंडीशन भी पूरी करनी है और ये कंडीशन भी पूरी करनी है। ये कंडीशन ये है कि जो एक्स है वो सेट ऑफ रैशनल्स का मेंबर है, यानी कि हमारे पास जो इसमें मेंबर्स हैं वो सारे रैशनल्स हैं और ये रैशनल्स इस तरह के कि ये 0 से बड़े हैं, यानी कि 0 के बराबर नहीं हो सकते, उससे बड़े होंगे, और 2 के बराबर हो सकते हैं लेकिन उससे ये छोटे होंगे। तो हम लिखते हैं इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स। पहला हम यहाँ पे इसका सबसेट लिख लेते हैं सिंगलटन सेट 1। देखिए जो 1 है वो 0 से बड़ा भी है और 2 से छोटा भी है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं 1.5। ठीक है, जो 1.5 है ये 0 से बड़ा भी है और 2 से छोटा भी है। देखिए 1 और 1.5 दोनों रैशनल्स भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 0 और 2 के दरमियान हमने लिख देने, हमने इनका ये भी ख्याल रखना है कि ये रैशनल भी होने चाहिए, यानी कि डेसिमल के बाद इनके जो नंबर्स हैं ये ख़त्म होने चाहिए या फिर रिपीट होने चाहिए। तो हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट्स आ गए।
इस सेट के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने गिवन सेट्स के प्रॉपर सबसेट्स लिखने थे जो कि हमने लिख दिए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? इफ सो, अगर ऐसा है, नेम दैट सेट, तो उसके बाद आप उस सेट का नेम बताएं। तो ऐसा सेट बिल्कुल है, उसे हम खाली सेट कहते हैं फाई। तो उसका हम नेम यहाँ पे लिख देते हैं। हियर इज सोल्यूशन। सबसे पहले हमने ये लिखना है कि ऐसा सेट है या नहीं, तो उसका जवाब है हाँ, यस लिखेंगे। तो आगे फिर लिख भी देंगे कि वो कौन सा सेट है। यस, द एम्प्टी सेट फाई। फाई या फिर एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। देखें, ये जो फाई है ये अपना सबसेट खुद तो हो सकता है, लेकिन ये अपना किस तरह का सबसेट होता है? ये अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। हमने ये पढ़ा था थ्योरी के अंदर कि जब एक सेट अपने बराबर होता है तो वो अपना सबसेट तो होता है, लेकिन वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब फाई का कोई भी सेट सबसेट क्यों नहीं हो सकता या फिर उसका प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह ये है कि जो भी सेट होगा उसमें फाई से तो ज़्यादा ही मेंबर्स होंगे, क्योंकि फाई में तो कोई मेंबर्स नहीं है। बाकी तमाम सेट्स के अंदर फाई से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, इसलिए वो फाई के सबसेट्स नहीं बन सकते। इसका सिर्फ एक ही सबसेट होता है, वो ये खुद होता है। और जो सेट खुद अपना सबसेट बनता है उसे हम इम्प्रॉपर सबसेट तो कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। प्रॉपर सबसेट होने के लिए उस सेट के अंदर ओरिजिनल सेट से कम मेंबर्स होने चाहिए, जो कि फाई के केस में पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स? एक हमारे पास सेट ये लिखा हुआ है और दूसरा हमारे पास सेट ये लिखा हुआ है। हमें ए और बी यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं और हमें ए और बी यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। अब इनको देखने से हो सकता है कभी हम गलती कर जाएं कि दोनों सेट्स सेम है, हालांकि दोनों सेट्स सेम नहीं है। इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है। इस सेट के अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी। अगर आप इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जो कि ये सेट है। सेट के अंदर एक सेट लिखा हुआ है जो कि इस बाहर वाले सेट का एलिमेंट बनता है। तो उस सेट के हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस सेट का हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि ये सेट है। तो हमने यही यहाँ पे लिखना है डिफरेंस। सोल्यूशन है हमारे पास। पहले उस सेट के बारे में लिखेंगे। द सेट ए बी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। ये जो हमारे पास पहला सेट है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी, जबकि ये जो दूसरा सेट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। बट अब यहाँ पे हमने 2 ब्रैकेट्स लगानी है। एक ब्रैकेट ए बी के बाहर लगानी है, उसके बाद एक और ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगानी है जो कि इस सेट को डिनोट करेगी। लेकिन इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। बट दिस सेट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओनली 1 एलिमेंट, दिस सेट कंटेनिंग ए बी। ठीक है जी। हमारे पास जो पहला सेट था इसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, ए और बी, लेकिन जो हमारे पास दूसरा सेट था ये वाला, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि सेट कंटेनिंग ए बी है। तो हमारे पास क्वेश्चन 4 और 5 कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हमने ये बताना है कि हमारे पास जो गिवन सेट्स हैं इनके पावर सेट्स के अंदर कितने मेंबर्स मौजूद हैं। अब पावर सेट क्या होता है वो भी हम पहले देख लेते हैं। पावर सेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक सेट गिवन है, उस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनको अगर हम एक ब्रैकेट में बंद कर दें, जिसको हम एक सेट बना दें, यानी कि उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स का एक सेट हो, तो वो उस सेट का पावर सेट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताना है कि पावर सेट के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होंगे उन सेट्स के जो कि सेट्स हमें यहाँ पे गिवन है। पावर सेट फाइंड कैसे करने हैं ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। यहाँ पे हम बस इतना देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेट्स गिवन है इनके पावर सेट्स के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास जो यहाँ पे सेट्स गिवन है इनके पावर सेट के अंदर कितने मेंबर्स होंगे या कितने एलिमेंट्स होंगे, हमने ये बताना है। तो हमारे पास जो पहला हमारे पास सेट है ये खाली सेट है। इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं। पावर सेट के जो मेंबर्स हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, उसे हम डिनोट कर देते हैं एन ऑफ पी से। ठीक है, यानी कि पावर सेट के अंदर जो मेंबर्स हैं उनका नंबर या फिर उनकी तादाद। इसका फार्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n। n का मतलब ये है कि इसके अंदर मेंबर्स कितने। यहाँ पे हमारे पास खाली सेट है, खाली सेट के अंदर कोई मेंबर्स नहीं है, तो 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 0। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो 2 हैं, तो 2 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7,
2 की पावर 7 हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 8, यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर 2 और यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर 3। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों आपने उन एलिमेंट्स की तादाद को 2 की पावर में लिख देना। जब आप उसको 2 की पावर में लिख देंगे फिर इनके जब हम आंसर्स फाइंड करेंगे तो यही हमारे पास होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट। 2 की पावर अगर हम 0 कर दें तो इसका आंसर 1 है। इसका मतलब यह है कि इसके पावर सेट में सिर्फ एक ही मेंबर होगा और वो कौन सा मेंबर होगा, वो खाली सेट खुद होगा, क्योंकि खाली सेट का अपने अलावा कोई भी और सबसेट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 होती है। इसका मतलब ये है कि इसके पावर सेट में 4 मेंबर्स हैं। 2 की पावर 7 है हमारे पास, जो 2 की पावर 7 है वो बराबर होती है 128 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हमारे पास टोटल 128 सबसेट्स आएंगे जिनको हम एक सेट में लिखेंगे तो फिर वो पावर सेट बन जाएगा इस सेट का। यहाँ पे हमारे पास देखें टोटल 8 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे देखें नंबर तो 7 तक हैं लेकिन यहाँ पे जो 0 इंक्लूडेड है इसकी वजह से जो टोटल मेंबर्स हैं वो 8 हो गए, इसलिए आपने 7 नहीं लिखना, आपने यहाँ पे 2 की पावर को 8 लिखना है। तो 2 की पावर 7 128 है, 2 की पावर 8 का मतलब ये है कि ये बराबर है 256 के। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पावर सेट है उसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 128 हैं, इसके अंदर 256 है और इसके पावर सेट के अंदर होंगे एलिमेंट्स 4, क्योंकि 2 की पावर 2 जो वो 4 के बराबर है। देखिए यहाँ पे अब एलिमेंट्स हमारे पास 3 नहीं है। बच्चे यहाँ पे गलती ये कर सकते हैं कि यहाँ पे वो समझें कि इसके अंदर टोटल है 3 मेंबर्स ए बी और सी, हालांकि जो ए है ये एक मेंबर है और जो ये वाला सेट है ये हमारे पास दूसरा मेंबर है। इसके अंदर चाहे 10 भी एलिमेंट्स होते, 20 भी होते, 1000 भी एलिमेंट्स होते, जब तक ये सेट बना हुआ यहाँ पे ये हमारे इस बाहर वाले सेट का एक सिंगल मेंबर है। एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, इसके टोटल 2 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और ये बराबर होते हैं 4 के। तो इसीलिए इसके पावर सेट के अंदर टोटल 4 मेंबर्स होंगे या फिर इसके हम 4 सबसेट्स बना सकते हैं। इसके अंदर देखें कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3। देखिए इनके अंदर फर्दर भी एलिमेंट्स हैं जो अंदर सेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हमें उन एलिमेंट्स के साथ कोई सरोकार नहीं है। जो ये बाहर वाले सेट्स हैं यही हमारे एलिमेंट्स हैं इस बाहर वाले सेट के। 1 2 3 यहाँ पे इसके 3 एलिमेंट्स थे सेट के, तो इसके पावर सेट के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो होंगे 8 मेंबर्स। ठीक है जी, इसको रिपीट कर लेते हैं। पावर सेट का मतलब ये होता है यहाँ पे कि हमारे पास जो गिवन सेट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनको अगर आप एक सेट के अंदर लिख देते हैं तो वो उसका पावर सेट कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास ये जो पावर सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद है, ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पहला सेट है इसका सिर्फ एक सबसेट होगा, हमारे पास ये जो दूसरा सेट है इसके टोटल 4 सबसेट्स बनते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये जो सेट है इसके 128 सबसेट्स हैं, इसके हमारे पास 256 सबसेट्स हैं, और ये जो हमारे पास सेट है इसके टोटल 4 सबसेट्स पॉसिबल हैं और इसके पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो टोटल 8 हैं, और उन्हीं को जब हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे यानी कि सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो वो पावर सेट बन जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने पावर सेट्स किस तरह से लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हमने सेट्स के पावर सेट्स लिखने हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसका हम पावर सेट लिखते हैं। पावर सेट के अंदर हमने इनके तमाम पॉसिबल सबसेट्स को लिखना होगा। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका पावर सेट है p के बराबर, तो सबसे पहले हम इसका जो सबसेट लिखेंगे वो होगा फाई। जितने भी हमारे पास यहाँ पे सेट हैं इनका जो सबसे पहले हमने सबसेट लिखना होगा इनके पावर सेट के अंदर वो फाई है, क्योंकि फाई इन तमाम सेट्स का सबसेट है। इनफैक्ट ये हर सेट का सबसेट है। तो जिस भी सेट का आपने पावर सेट लिखना है हमेशा आपने सबसे पहले उसमें फाई लिखना है। फाई आएगा, उसके बाद हमारे पास ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर सिर्फ 9 होगा, उसके बाद सिंगलटन सेट 11 आएगा, और उसके बाद ये दोनों वाला जो सेट है मतलब ये सेट खुद भी अपना सबसेट होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये भी अपने पावर सेट के अंदर आ जाएगा 9, 11, और आप इसको बंद कर देंगे सेट के अंदर। देखिए स्टार्ट में भी ब्रैकेट लगाई, एंड के ऊपर भी ब्रैकेट लगाई ताकि पता चले कि ये एक सेट है, ये एक पावर सेट बन गया। इसके अंदर देखिए हमारे पास इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स आ गए हैं। अगर हम इसके ऊपर फॉर्मूला भी अप्लाई करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके देखें 2 हैं, तो 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 2 और ये बराबर होगा 4, यानी कि इसका जो पावर सेट इसके अंदर टोटल 4 मेंबर्स होने चाहिए थे, तो 4 मेंबर्स हमारे पास आ गए इसके पावर सेट के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि हमने किस तरह से 2 मेंबर्स वाले सेट का पावर सेट लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हमें ऐसा सेट गिवन है जिसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स है। अब इस सेट को देख के तो ऐसा लग सकता है कि इसके पावर सेट के एलिमेंट्स लिखना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसको हम एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके सॉल्व करें तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके पावर सेट के अंदर मेंबर्स कितने होंगे। तो इसके एलिमेंट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 को हमें पावर देनी है 4, ये बराबर होता है 16। किसका मतलब ये है कि इसके पावर सेट के अंदर टोटल 16 मेंबर्स होंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं।
फॉर एग्जांपल इसका जो पावर सेट है उसे पी से डिनोट कर देते हैं। सबसे पहले इसके पावर सेट में हम 5 लिखेंगे जैसे इधर लिखा था। उसके बाद इसके जो तमाम पॉसिबल सिंगलटन सेट्स हैं वो लिखते हैं, यानी कि जो हमारे पास सिंबल्स लिखे हुए हैं इनको हम सिंगलटन सेट्स के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन। अब सबसे पहले हमने खाली सेट लिखा, उसके बाद वो सेट लिखे जिनके अंदर एक मेंबर था, उसके बाद हमने वो सेट लिखने हैं जिनके अंदर दो दो मेंबर्स होंगे। तो सबसे पहले हम प्लस को माइनस के साथ लिखते हैं, उसके बाद हम प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखते हैं, उसके बाद हम इस प्लस को डिवीजन के साथ लिखते हैं, उसके बाद हम इस माइनस को इन सब के साथ लिखते हैं। देखिए जो माइनस है इसको हम प्लस के साथ तो पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस और प्लस इकट्ठे आ चुके हैं। अगर दोबारा हम माइनस और प्लस को इकट्ठा यहाँ पे लिखते हैं तो फिर दो मेंबर्स यहाँ पे इस सेट के रिपीट हो जाएंगे, तो फिर ये जो पावर सेट है ये फिर सेट नहीं बन पाएगा। इसलिए हमने अब इस माइनस को इस प्लस के साथ नहीं लिखना, हमने इस माइनस को लिखना है अब इस मल्टीप्लिकेशन के साथ। उसके बाद हमने इस माइनस को डिवीजन के साथ लिखना है। उसके बाद ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है इसको हमने सबके साथ लिखना है। जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस और माइनस के साथ पहले आ चुका है, माइनस के साथ यहाँ पे आया है और जो प्लस है उसके साथ ये यहाँ पे आया है, तो इसीलिए हमने इसको अब सिर्फ डिवीजन के साथ लिखना है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाएंगे। उसके बाद अगर डिवीजन को हम इनके साथ लिखना चाहें तो डिवीजन सब के साथ आ चुका है, डिवीजन प्लस के साथ भी आ चुका है यहाँ पे, और जो डिवीजन है ये माइनस के साथ भी आ चुका है यहाँ पे, और जो डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन के साथ भी आ चुका है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स वाले जो सबसेट थे सेट के वो खत्म हो गए हैं। देखें स्टार्ट कहाँ से लिया था, सबसे पहले खाली सेट लिखा था, उसके बाद हमने ऐसे सेट लिखे थे जिनके अंदर सिर्फ एक एक एलिमेंट था, उसके बाद हमने ऐसे सेट लिखे हैं जिनके अंदर सिर्फ दो दो एलिमेंट्स हैं, उसके बाद हमने ऐसे सेट लिखने हैं जिनके अंदर तीन तीन एलिमेंट्स होंगे। आइए उसको हम देखते हैं कि ये हमने कैसे करना है, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। देखें जो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वही मेथड हर उस सेट के ऊपर अप्लाई होगा जिसके अंदर चार एलिमेंट्स होंगे, और यही मेथड हर उस सेट के ऊपर भी अप्लाई होगा जहाँ पे चार से ज़्यादा भी एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले प्लस माइनस लिख लेते हैं इकट्ठा, और प्लस माइनस को हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है जी। उसके बाद हम इस प्लस माइनस को लिख लेते हैं डिवीजन के साथ, उसके बाद हम इस प्लस और मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ लिख देते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा डिवीजन के साथ। उसके बाद हमारे पास ये जो माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है इसको हम अभी इकट्ठा लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है जी। काउंट करते हैं हमारे पास कितने सेट्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हो गए। हमें चाहिए थे 16, तो 16वां सेट हमारे पास ये सेट खुद आएगा, ठीक है जी। दो सेट्स ऐसे हैं जो कि हमने हमेशा याद रखने हैं। एक खाली सेट है जो कि आपने तमाम सेट्स के पावर सेट में लिखना है, और उसके बाद वो जो सेट खुद होता है उसको भी आपने अपने पावर सेट में लिखना होता है क्योंकि वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा यही सेट खुद, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो फिर आपने इसको सेट में बंद भी करना है क्योंकि आप पावर सेट लिख रहे हैं, तो स्टार्ट में भी आपने ब्रैकेट लगानी है, एंड के ऊपर भी ब्रैकेट लगानी है ताकि पता चले कि एक सेट है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया है, हमने सिंपली यहाँ पे ये प्रोसीजर फॉलो किया। सबसे पहले हमने खाली सेट लिखा, उसके बाद एक एलिमेंट वाले सेट लिखे, उसके बाद हमने दो एलिमेंट्स वाले सेट लिखे यहाँ तक, और उसके बाद हमने तीन एलिमेंट्स वाले सेट लिखे, और उसके बाद हमने चार एलिमेंट्स वाले सेट लिखे जो कि एक सेट था वो खुद ही था। तो हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखें थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास जो सेट गिवन है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, उसके अंदर सिर्फ एक मेंबर है, तो यहाँ पे हमने 2 को पावर 1 देनी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स होंगे। 2 की पावर 1 बराबर होता है 2 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पावर सेट है उसमें टोटल 2 मेंबर्स होंगे। तो लिखते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल इसका पावर सेट है p के बराबर। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले हम खाली सेट लिखेंगे, उसके बाद देखें कि इस सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं। इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है तो हम इसका सिंगलटन सेट लिख देंगे, सिंगलटन सेट ऑफ 5। तो यही हमारे पास होगा इसका पावर सेट। अब देखें यहाँ पे 5 आ रहा है 2 बार, इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 बार तो नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 बार कैसे आ गया। यहाँ पे 5 2 बार नहीं आया, 5 सिर्फ एक बार आया है। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा सेट है इसका अगेन मेंबर 5 है, तो यहाँ पे 5 तो हमने वैसे लिखना था, जब पावर सेट लिखते हैं तो सबसे पहले हम 5 तो लिखते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास सेट था ये क्योंकि था सिंगलटन सेट, इसका प्रॉपर सबसेट बन सकता था सिर्फ एक जो कि 5 था, लेकिन ये खुद भी तो अपना सबसेट होता है,
तो हमने खुद इसको यहाँ पे लिख दिया, या फिर यही तरतीब जो हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर फॉलो की थी वही तरतीब हमने यहाँ पे अपनाई है। सबसे पहले हमने खाली सेट लिखा, उसके बाद हमने सिंगल एलिमेंट वाला सेट लिखा, उसके बाद हमने डबल एलिमेंट वाले सेट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसके 2 एलिमेंट्स थे नहीं, तो हमें इसके ऊपर ही रुकना पड़ गया। तो 5 आ गया और ये सेट खुद आ गया। ये दोनों मिलकर अब इसके पावर सेट के एलिमेंट्स बन गए हैं और उसके बाद इसका पावर सेट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर देखें कितने मेंबर्स हैं, 1 और 2। एक ये मेंबर है, आपने बी और सी को इसके मेंबर्स नहीं कह देना, बी और सी इस सेट के मेंबर हैं और ये सेट इस हमारे सेट का एलिमेंट है। तो हमारे सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है टोटल, 1 और 2। तो इसके अंदर देखते हैं कितने हमारे पास पावर सेट के मेंबर्स बनते हैं। 2 को हमें पावर 2 देने, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, तो 2 की पावर 2 होती है 4। तो इसके जो पावर सेट के अंदर मेंबर्स हैं वो टोटल 4 होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं 4 मेंबर्स। पावर सेट इसका हम लिखते हैं। सबसे पहले अगेन हम खाली सेट लिखेंगे, उसके बाद सिंगलटन सेट लिखें जिसके अंदर पहला एलिमेंट आप लिखें, उसके बाद अगेन आप सिंगलटन सेट लिखेंगे जिसके अंदर आप ये दूसरा एलिमेंट लिखेंगे जो खुद एक सेट है, और उसके बाद आप वो सबसेट इसका लिखेंगे जिसके अंदर 2 मेंबर्स हैं। 2 कौन से मेंबर्स होंगे, एक ये और एक ये होगा, और उसके बाद सेट होगा जिसके अंदर बी सी हैं दोनों। ठीक है जी। तो हमारे पास ये सेट आ गया जिसके अंदर 2 मेंबर्स हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास ये जो सेट खुद था वही हमारे पास एज ए सबसेट भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमें अब ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी चाहिए। यहाँ पे देखें 3 ब्रैकेट्स इकट्ठी आ रही हैं, तो आपने कंफ्यूज हो के एक ब्रैकेट के ऊपर इसको स्टॉप नहीं कर देना। 3 ब्रैकेट्स इसलिए लगानी है कि जो ये वाली ब्रैकेट है ये इस सेट को क्लोज कर रही है, जो ये दूसरी ब्रैकेट है ये हमारे इस सेट को क्लोज कर रही है, और ये जो तीसरी ब्रैकेट है ये ओवरऑल पावर सेट को क्लोज कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने 5 लिखा, उसके बाद हमने सिंगलटन सेट्स लिखे, और उसके बाद हमने 2 मेंबर्स वाले सेट लिखे जो कि एंड वाला सेट इसी हमारे सेट के बराबर था, और हमने यहाँ पे 4 ही सबसेट बनाने थे, तो इसके 4 मेंबर्स आ गए पावर सेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने ये देखा कि हमने किस तरह से पावर सेट लिखना है किसी भी सेट का। तो हमारे पास इसका डिटेल्ड प्रोसीजर आ चुका है। सबसे पहले हमने उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंट कर लेने कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें जितने एलिमेंट्स की तादाद है उस तादाद को हमने 2 की पावर में लिखना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसके पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारा जो गिवन सेट है उसका पावर सेट लिखने के लिए आपने सबसे पहले 5 लिखना है, उसके बाद आपने सिंगलटन सेट्स लिखने हैं, उसके बाद आपने 2 मेंबर्स वाले सेट लिखने हैं, उसके बाद आपने 3 मेंबर्स वाले सेट लिखने हैं, फिर आपने 4 मेंबर्स वाले सेट लिखने हैं। इस तरह से जहां तक आप जा सके इस तरह से आपने ग्रेजुअली आगे मूव करना है। यानी कि आपने ऐसा नहीं करना कि पहले आप सिंगलटन सेट लिख दें, उसके बाद आप 3 मेंबर वाला सेट लिख दें, फिर आप 4 मेंबर वाला सेट लिख दें। इस तरह से हो सकते हैं आप लिख भी लें लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने तरतीब से चलना है। तो जहाँ पे स्टॉप हो जाए वहाँ पे स्टॉप कर देना है। टोटल आपने अपना पूरा कर लेना है। अगर आपके पास 16 आया था तो 16 आपने मेंबर्स काउंट करने हैं। 2 की पावर अगर आपने 4 ली थी तो 16 आएगा। आपके गिवन सेट के अंदर अगर 3 मेंबर्स थे तो 2 की पावर आपने 3 लेनी है, फिर आपके पास 8 आएगा। तो इसका मतलब है पावर सेट के अंदर आपने अपने 8 एलिमेंट्स को पूरा करना है। तो सबसे पहले 2 की पावर लेके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लेने हैं पावर सेट के, ताकि आपको पता हो कि आपने पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स लिखने हैं। उसके बाद आपने पावर सेट के मेंबर्स यानी कि उस गिवन सेट के सबसेट्स लिखना स्टार्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने सेट का कॉन्सेप्ट इन डिटेल देखा है, और ये भी हमने देखा है कि सेट की कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह के सेट्स होते हैं, सेट को हम कितनी फॉर्म्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हमारे पास जो पावर सेट है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे।